गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं। डबल सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, सिंपल सॉल्ट क्या होता है, मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है, इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में अपन देखेंगे। देखिए, सॉल्यूशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक वो सॉल्यूशन जिसमें केवल एक तरह के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, हैविंग वन टाइप ऑफ सॉल्ट, एंड एक वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्ट, जिसमें एक से ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। अब मैं बात करती हूँ जिस सॉल्यूशन में केवल एक सॉल्ट प्रेजेंट हो, वो फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सिंपल और एक होता है मिक्स्ड। क्लियर। अब सिंपल जो होता है सॉल्यूशन, उसमें केवल एक तरह के कैटाइन, वन टाइप ऑफ कैटाइन एंड वन टाइप ऑफ एनाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ आप लोगों के सामने NaCl, KCl। तो देखें यहाँ पे सॉल्यूशन में Na प्लस और कौन है Cl माइनस, यहाँ पे कौन है K प्लस और Cl माइनस। तो आप देख रहे हो एक तरह का कैटाइन और एक तरह का क्या है एनाइन। मिक्स वाले में देखिए, मिक्स्ड वाले में अपन बोल रहे हैं मोर देन वन कैटाइन और एनाइन, एक से ज्यादा कैटाइन हो सकते हैं या एनाइन हो सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ Na प्लस, जब आप इसको सॉल्यूशन में डालेंगे K प्लस और क्या होगा SO4 माइनस। क्लियर। इसमें देखिए दो तरह के कैटाइन है और एक तरह का कौन है एनाइन, तो एक से ज्यादा टाइप के हो गए, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है। अब आगे देखिए अपन बोलते हैं कि यदि सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सॉल्ट हैं तो देखिए इनको अपन ने एक से ज्यादा सॉल्ट डाल दिए किसी भी उसमें बीकर में, उनको अपन ने हीट किया। हीट करेंगे तो इनके क्या बन जाएंगे क्रिस्टल। इन क्रिस्टल्स को बाहर निकाल लिया, बोलो अपन ने किसमें वॉच ग्लास में। तो जो अपना ये कंपाउंड जो क्रिस्टल्स बने, इनको अपन बोलेंगे एडिशनल या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और अब इसमें अपन ने क्या ऐड कर दिया वाटर। वाटर ऐड करके अपन ने इनका क्या बना लिया सॉल्यूशन। तो अब इस एडिशनल कंपाउंड्स का इस सॉल्यूशन में क्या बिहेवियर होगा, उसके आधार पे इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होते हैं डबल सॉल्ट, ध्यान रखेंगे, सिंपल सॉल्ट जिसमें केवल एक कैटाइन एक एनाइन, मिक्स्ड सॉल्ट जिसमें एक से ज्यादा कैटाइन या एनाइन, और अब मैं बात कर रही हूँ डबल सॉल्ट की, और कौन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अपन बात करते हैं कि अपन किसको तो बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और किनको अपन बोलेंगे डबल सॉल्ट। तो देखिए ये जो मेरा डबल सॉल्ट है, इनकी आइडेंटिटी केवल और केवल सॉलिड फेज में होती है। जैसे ही आप इसमें पानी मिलाओगे लिक्विड स्टेट में ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे। उसका मतलब अभी समझाऊंगी। इस ध्यान रखेंगे इनकी आइडेंटिटी केवल किस में होती है सॉलिड में। अगर आपने वाटर डाल के इनका सॉल्यूशन बना दिया, इनको लिक्विड बना दिया, तो इनकी जो भी आइडेंटिटी है ये उसको क्या कर देंगे लूज। क्लियर। लेकिन जो एडिशनल कंपाउंड हैं वो अपनी आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट में भी रखेंगे और किस में भी रखेंगे लिक्विड स्टेट में भी। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया कि डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी केवल किस में रखेंगे सॉलिड स्टेट में, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉलिड के साथ साथ किस में भी रखेंगे लिक्विड में। ठीक है। डबल सॉल्ट को जब आप पानी में डालोगे तो इसमें जितने भी तरह के आयन होंगे ये उन सभी आयन का टेस्ट देगा। क्लियर। और यदि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सॉल्यूशन में डालोगे तो ये सभी आयन का टेस्ट नहीं देगा। जो भी आयन मेरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर होंगे ये उनका टेस्ट नहीं देगा। तो ये दूसरा मेजर इनमें डिफरेंस हो गया। अब मैं इनके एग्जाम्पल्स की बात करती हूँ। अपन सब को नाम सुना हुआ है फिटकरी, एंड फिटकरी इज ए डबल सॉल्ट। और फिटकरी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2। और अब देख लो आप, इसको अपन क्या नहीं बोल सकते, इसको अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बोल सकते। ये क्या होता है डबल सॉल्ट। जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे फिटकरी को, तो यहाँ से K प्लस मिल जाएगा, साथ ही साथ कौन फ्री हो जाएंगे सल्फेट आयन, कौन मिल जाएगा एल्यूमिनियम आयन, कौन मिलेगा सल्फेट आयन, और साथ ही साथ देखो अब आप जो मैंने बोला वो
कि डबल जो सॉल्ट होते हैं वो सॉलिड स्टेट में तो ये फिटकरी है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये होगा, लेकिन जैसे ही आप फिटकरी को पानी में डालोगे ये अपने सभी आयन को रिलीज कर देगा। पोटेशियम प्लस के प्लस भी मिलेगा, एल्यूमिनियम प्लस भी मिल जाएगा, सल्फेट आयन भी मिल जाएंगे। तो आप देख रहे हो इन्होंने अपनी आइडेंटिटी जो लिक्विड फेज थी उसमें क्या कर दी, लूज। क्लियर। अब मैं बात कर लेती हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैं एक वेल नोन एग्जांपल लेती हूँ, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, जिसके बारे में बहुत बार बच्चे पढ़ भी, K4FeCN6। क्लियर। अब देखिए ये मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे, अभी इसकी आइडेंटिटी मेंटेन हुई है सॉलिड स्टेट में, जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे ये जो मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये अपने, आप सोचो कि यहाँ से आयरन 3+ भी लूज हो जाए, साइनाइड आयन भी फ्री हो जाए, पोटेशियम आयन भी फ्री हो जाए, तो ये तो चूंकि आयनिक स्पीसीज है फ्री होगा, लेकिन इन आयनों का टेस्ट अपन को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अपन ने कहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में अपनी आइडेंटिटी रखता है। जबकि क्या डबल सॉल्ट जो होता है ना, इसको अगर आप सॉल्यूशन में डालोगे तो ये अपनी आइडेंटिटी क्या कर देगा, लूज। ये इनका मेजर डिफरेंस होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में। क्लियर। तो अब आपको डिफरेंस क्लियर हुआ। सिंपल सॉल्ट किसको बोलेंगे, मिक्स सॉल्ट किसको बोलेंगे, डबल सॉल्ट किसको बोलेंगे, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलेंगे। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल, जैसे अपन डबल सॉल्ट का लिखते हैं कार्नेलाइट, जिसका फॉर्मूला होता है KCl Mgcl2.6H2O, तो यहाँ से पोटेशियम आयन भी फ्री होंगे, मैग्नीशियम भी होंगे, क्लोराइड भी होंगे। एक होता है मोहर्स सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4.NH4 की ट्वाइस SO4.6H2O, ये होता है मोहर सॉल्ट, ये होता है अपना कार्नेलाइट, और ये फिट करी, इनको अपन क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। क्लियर। ये तो बात हुई अपन किसको तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे और किसको अपन डबल सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है। अब चलो अपन बात करते हैं कि फिर इनका अपन रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। जो भी अपने ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं इनका अपन रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैं लिख सकती हूँ कि मान लीजिए मेरे पास कोई मेटल है, उसके साथ में कौन जुड़ेगा, लिगेंड, और ये एन। क्लियर। एन है यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड, और ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स है इस पे जो चार्ज है वो प्लस, और इसको बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, Y माइनस। क्लियर। तो देखो या तो अपना कॉम्प्लेक्स है वो कोई चार्ज प्लस या बोलूं पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हो सकता है, या फिर देखो मैं इसको कैसे डिनोट करती हूँ, Z+, ये हो गया MLN, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, -Y। क्लियर। अब देखो ये दो तरीके से मैं आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, जहां पे अब जो स्पीसीज या जितनी जितनी स्पीसीज मेरी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अंदर रहेगी उसको अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर। ध्यान में रखेंगे इसको अपन, जो जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है उसको अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसको अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्लियर। और इसके अलावा जो भी बचेगा उसको अपन बोलेंगे, जहां यहाँ पे देखिए क्या बचा हुआ है, ये इसको अपन क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर, या इनको अपन क्या बोलेंगे, काउंटर आयन। ध्यान देंगे आप लोग, जो मेरा कॉम्प्लेक्स के या स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, जो मेरा स्क्वायर ब्रैकेट में होगा उसको मैं बोलूंगी कोऑर्डिनेशन स्फीयर या बोलूंगी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी होगा उसको बोलेंगे आयनाइजेशन स्फीयर और काउंटर आयन। और ये होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। ध्यान में रखेंगे टर्मिनोलॉजीज। और इसको बोलते हैं सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर।
और यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हो कि जो कॉम्प्लेक्स बना जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उस पे कौन सा वाला चार्ज है, प्लस चार्ज, और जो आपका आयनाइजेशन स्फीयर है वो कौन सा है, माइनस चार्ज वाला। अब देखिए, या ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कौन सा वाला हो, ऋणात्मक, और अपना जो आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन है उस पे चार्ज कौन सा हो, प्लस। क्लियर। तो देखिए अभी भी अपन क्या बोलेंगे, इसको वही क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन स्फीयर, और या क्या बोलेंगे, काउंटर आयन। और इसको अभी जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इसको अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। लेकिन डिफरेंस हुआ, देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। क्लियर। और जो पहले आया उसको अपन ने बोला फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन, और इसको अपन ने क्या बोला था, सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे बताओ पहले कौन आ रहा है, ये अपना आयन, कौन सा वाला, काउंटर आयन। तो यहाँ पे इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन, और इसको क्या बोलेंगे, सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। रिप्रेजेंटेशन जो पहले होगा उसको बोलेंगे फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन, और रिमेनिंग जो भी रहेगा, अब वो कोई कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, अपना काउंटर आयन, डिपेंड करेगा। क्लियर। उसको बोलेंगे सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखिए आप लोग। इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, और अभी अपन ने देखा कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में अपन ने देखा एम, एल, यहाँ अपना कौन था, एन, और इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे प्लस चार्ज भी हो सकता है और माइनस चार्ज भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। क्लियर। ये अभी अपन ने देखा था। अब देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी मेरा है उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में ये जो मेटल होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम। क्लियर। और ये सेंट्रल एटम जो होता है कोई मेटल ही है, और इसको अपन बोलेंगे लिवाइस एसिड। और लिवाइस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ये आप लोग एसिड बेस में पढ़ चुके। क्लियर। यहाँ पे इसको बोलेंगे सेंट्रल एटम, मेटल को सेंट्रल मेटल भी बोल सकते हो आप। ये लिवाइस एसिड होती है, और लिवाइस एसिड होती है इसका मतलब इसके पास में ऑर्बिटल्स होते हैं वैकेंट, जिनमें ये इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, एक्सेप्ट, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्लियर। यहाँ पे ये जो एल होता है इसको बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं, बोलो, लिगेंड। और ये जो लिगेंड होता है ये होता है लिवाइस बेस, और लिवाइस बेस है तो ये बोलो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर। क्लियर। ध्यान में रखेंगे। अभी मैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात कर रही हूँ। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में एम जो होता है वो सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट करता है, लिवाइस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, एल जो होता है वो अपना लिगैंड होता है, लिवाइस बेस होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्लियर। और ये जो एन है यहाँ पे ये होता है नंबर ऑफ लिगेंड, कि आपके कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं। क्लियर। जैसे मेटल के साथ में 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं, 5 जो भी है। और यहाँ पे ये जो प्लस माइनस चार्ज है ये किसको डिनोट करता है, किस पे चार्ज है, ये कॉम्प्लेक्स आयन पे। तो ये डिनोट करता है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। क्लियर। तो ये बात हो गई अपनी कोऑर्डिनेशन एंटिटी की। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर। और अब देखिए अभी अपन ने बात करी है कि ये जो लिगेंड होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसको, सेंट्रल एटम को। क्लियर। लेकिन कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं, यहाँ पे अपन को पता है मेटल और लिगेंड इसको अपना नॉन पेयर डोनेट करता है, तभी जो बॉन्ड बनता है उसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो कंपाउंड होते हैं इसीलिए उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर। लेकिन कुछ लिगेंड, मैं बात कर रही हूँ, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो कि
मेटल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करते हैं अपने पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। ध्यान दें, जब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रही हूं कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेते हैं, किसमें, या तो अपने वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, या तो वो पाई स्टार हो सकता है या सिग्मा स्टार हो सकता है। और ऐसी जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग में सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता, कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। इसीलिए जो ये लिगेंड जो कि अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेते हैं, इनको बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड। ध्यान में रखेंगे, बॉन्डिंग जो हुई उसको बोलेंगे बैक बॉन्डिंग, और जो लिगेंड होते हैं उनको बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड, ठीक है। अब इसमें से अपन ने बात करी कि या तो अपने पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में लेंगे या बोलो किस में लेंगे, अपने सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। अब देखिए इनके एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। जो पाई एसिड लिगेंड है, कार्बोनाइल, या फिर कौन हो सकता है, साइनाइड आयन, या बोलो कौन हो सकता है, इथाइलिन। ऐसे जो भी अपने लिगेंड जिनके पास में वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हों वो सारे के सारे, या हो सकता है NO प्लस, NO माइनस, इथाइलिन हो सकता है, एथाइन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, अपना पायरेडीन हो सकता है, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन हो सकता है, etc। ये ऐसे कुछ लिगेंड्स होते हैं जो मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ले लेते हैं और इनको अपन बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड। और ये जो बॉन्डिंग होती है जिसके थ्रू पाई बॉन्ड बनता है इसको अपन बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्लियर। अब देखो चार्ज की बात कर लेते हैं, मेटल की बात हो गई, लिगेंड की बात हो गई। अब देखिए अपन बात करते हैं चार्ज की। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अपन ने बात करी है कि ये जो चार्ज होता है ये कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज होता है और ये अलजेब्रिक सम होता है सेंट्रल एटम के चार्ज के और चार्ज ऑफ लिगेंड के। देखें इसको मैं बोल रही हूँ, ये अलजेब्रिक सम होता है, अलजेब्रिक सम होता है किस किस का, मेटल आयन पे जो चार्ज है और लिगेंड पे जो चार्ज है उसका। मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाती हूँ। देखिए मैं इसको रब कर देती हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन और वहां पे देखिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया NiCl4 और 2-। क्लियर। अब देखिए अपन को निकालना है चलो देखिए अभी अपन को मान लो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है वो नहीं पता, मैं दोनों तरीके से बताती हूँ। तो देखिए जब निकिल कोऑर्डिनेशन, निकिल के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं 4, और निकिल को अपन को पता है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है प्लस का 2। क्लियर। अब बताओ एक क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है माइनस का 1, तो 4 पे कितना हो गया बोलो माइनस का 4। इतनी बात है समझ में आई आप लोगों को। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये मैंने कोऑर्डिनेशन एंटिटी ली है, मुझे इस पे डिफाइन करना है कि यहाँ पे चार्ज कितना आएगा। क्लियर। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे पता है +2 है, क्लोरीन सॉरी एक क्लोराइड जो है उस पे चार्ज होता है माइनस का 1, तो 4 पे बोलो कितना हो गया माइनस का 4। और इनका अलजेब्रिक सम करना है अपन को, बोले तो सीधे सीधे सम करना है +2 -4। अब बताओ +2 प्लस माइनस का 4। अब माइनस के 4 में से जब प्लस के 2 जाएंगे तो बोलो कितना आएगा माइनस का 2। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज हुआ वो बोलो कितना आया माइनस का 2। क्लियर। इसीलिए जब ये कॉम्प्लेक्स अपन लिखते हैं NiCl4 तो इस पे चार्ज कितना लगा देते हैं 2-। अब अगर मान लो आपके पास में ऐसे लिखा हुआ है और अभी आपको ये नहीं पता कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो वो भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे देखिए
मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अपन को निकालनी है, इसको मैं क्या कंसीडर कर लेती हूँ, x प्लस। अब बताओ एक क्लोरीन पे चार्ज -1, तो 4 पे कितना हो गया, -4 इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे चार्ज बोलो कितना है, -2। क्लियर। तो यहां से x बराबर -2, ये 4 इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस के 4 में से -2 गया, तो बोलो कितना बचेगा, +2। और अभी जब अपन ने सॉल्व किया कॉम्प्लेक्स पे चार्ज, तो अपन ने देखा था निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +2। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। अपन बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो अपन को पता होना चाहिए व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए अपन को पता है मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, लिगेंड। और इलेक्ट्रॉन पेयर जब ये इसको डोनेट करता है, तो अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम देता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्लियर। और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनेंगे, उसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर। मेटल और लिगेंड के बीच में कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होंगे, वो उसका होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर एक बॉन्ड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होगा, अगर 2 है तो 2, 3 बॉन्ड बने हैं तो 3, 4 होंगे तो 4, 5 बॉन्ड बनेंगे तो 5, और 6 बॉन्ड बनेंगे तो 6। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं, अभी जो अपन ने एग्जाम्पल लिया NiCl4 2- का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप मुझे देख के बताएं यहाँ पे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4। मेटल के साथ में 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, निकिल के साथ में 4 क्लोराइड जुड़े हुए हैं, और एक क्लोराइड एक लिगेंड होता है। अब 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसका मतलब मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो कितना हो गया, 4। क्लियर। ध्यान रहेगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं K4FeCN6। और अपन को ध्यान रखना है अपने जो कॉम्प्लेक्स या मैं बोलूं कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, वहां पे मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। अब देखिए यहाँ पे मेटल अपना कौन हो गया, आयरन। इसके साथ कितने साइनाइड जुड़े हुए हैं, 6। तो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो कितना होगा, 6। क्लियर। इस तरीके से अपन देख सकते हैं। थैंक यू। कल अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के बारे में।